पहुंचा। वहां यूगे गेमिंग कर रहा था। मैंने गुस्से में कहा, यूगे मैं किडनैप हो गया था, सर फूट गया और तुम यहाँ मजे से गेम खेल रहे हो, तुमने मेरी मदद क्यों नहीं की? यूगे जोर से हंसा। उसने कहा, वांग हाओ मैंने जानबूझकर तुम्हें नहीं बचाया, मुझे लगा तुम्हें एक लेसन चाहिए। तुम लड़कियों की फीलिंग्स के साथ खेलते हो, इसलिए ब्रिकहेड से थोड़ा डंडा मिलना जरूरी था। उसने आगे बताया, वैसे मैंने मैजी से फाइट की, वह भाग गया, अब तुम्हें ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। और सुनो, अब ब्रिकहेड तुम्हारा ब्रदर इन लॉ है, तो स्कूल में कोई तुम्हें टैंग नहीं करेगा। मैंने गुस्से में कहा, तुमने एक मासूम लड़की की फीलिंग्स के साथ खेला। यूगे ने कहा, फीलिंग्स? मैं 18 गर्लफ्रेंड्स बदल चुका हूँ, मुझे फीलिंग्स समझ नहीं आती। कहानी अब और उलझने वाली है। वांग हाओ ने यूगे को सच बता दिया कि वह ताऊजी के साथ नहीं है और न ही वह शिया शुए को छोड़ने वाला है, पर उसको डर था कि अगर ब्रिकहेड को सच पता चला तो वह उसे दोबारा मारेगा और माइजी भी नहीं छोड़ेगा। यूगे ने तुरंत सिचुएशन समझ ली। उसने कहा, अगर तुम ताऊजी के साथ नहीं हो तो तुम्हें ब्रिकहेड का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, बल्कि वह तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। चेंग गांव में अब तुम्हारा रहना नामुमकिन है। यूगे ने वांग हाओ को सजेस्ट किया कि वह जल्दी से ट्रांसफर करके वोकेशनल कॉलेज आ जाए, जहाँ वह उसको प्रोटेक्ट कर सकेगा। वांग हाओ मान गया और कैफे से निकल गया। वांग हाओ सीधा टीचर गे के ऑफिस गया। टीचर गे उसके बैंडेज देखकर हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि वह उसे मिसिंग रिपोर्ट करने ही वाले थे। वांग हाओ ने झूठ बोला कि उसका छोटा एक्सीडेंट हो गया था, पर टीचर गे को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने पूछा कि क्या उसने किसी को ऑफेंड कर दिया है और उसे लॉ एंड ऑर्डर का भरोसा दिलाया। वांग हाओ ने कहा कि वह ठीक है, पर उसे स्कूल छोड़ना ही पड़ेगा। टीचर गे ने बताया कि उन्होंने ट्रांसफर एप्लीकेशन एकेडमिक अफेयर्स ऑफिस में भेज दी है। जब वांग हाओ एकेडमिक अफेयर्स ऑफिस में गया तो वहाँ उसके पेरेंट्स बैठे थे। उसकी माँ उसे जख्मी देखकर रोने लगी। उसके पापा गुस्से में थे। उन्होंने पूछा कि उसे किसने मारा और उसने उनकी परमिशन के बिना ट्रांसफर एप्लीकेशन क्यों डाली, और वह भी इंटरनेट कैफे वाले के सिग्नेचर के साथ। वांग हाओ को एहसास हुआ कि टीचर गे को तो उसने चुप करा दिया, पर अपने पापा को नहीं। उसके पापा ने कहा कि अगर उसने किसी को परेशान किया है तो वह मदद करेंगे, पर वांग हाओ जानता था कि उसके पापा एक आम वर्कर हैं, वह इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। तभी वहां बैठे डायरेक्टर ने खड़े होकर सबको चुप करा दिया। उन्होंने वांग हाओ को बताया कि उन्होंने ट्रांसफर एप्लीकेशन चेक की है। पेरेंट्स का ओपिनियन और फोन नंबर दोनों फेक थे, जो इंटरनेट कैफे ओनर का था। इसीलिए उन्होंने एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी और कहा कि वह ट्रांसफर अलाउ नहीं करेंगे। उन्होंने वांग हाओ के पेरेंट्स को वापस भेज दिया ताकि वह वांग हाओ से अकेले बात कर सकें। जब पेरेंट्स चले गए तो डायरेक्टर ने वांग हाओ से कहा, मुझे तुम्हारी और माइजी की लड़ाई के बारे में सब पता है। वांग हाओ हैरान था। डायरेक्टर ने प्रॉमिस किया कि वह उसे ट्रांसफर नहीं होने देंगे। उनका रूल था कि अगर चेंग गांव में किसी एक को जाना है तो वह माइजी होगा, वांग हाओ नहीं। डायरेक्टर ने गुस्से में कहा कि वह हमेशा से डिलिंक्वेंट से नफरत करता है और उसने डायरेक्टर बनते ही वादा किया था कि वह स्कूल को साफ करेगा। वांग हाओ को पहली बार उम्मीद नजर आई। डायरेक्टर ने अपनी बात शुरू करते हुए बताया कि शुरुआत में वह स्कूल से गुंडों को पूरी तरह खत्म करना चाहता था, पर बाद में उसे एहसास हुआ कि बदमाश कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते। जैसे जंगल की आग जो बारिश के बाद फिर उगाती है, वैसे ही नए गुंडे हमेशा आते रहते हैं। इसलिए उसने अपनी स्ट्रेटेजी बदल ली। अब वह अंधाधुंध सफाई करने के बजाय उन्हें गाइड करना पसंद करता है, यानी ताकत से ताकत को कंट्रोल करना। इसी वजह से चेंग गांव में दूसरे स्कूलों के मुकाबले गुंडों की संख्या कम है। उसने बताया कि ब्रिकहेड, ओल्ड डॉग और माइजी का स्कूल के टॉप पर होना कोई हादसा नहीं, बल्कि डायरेक्टर की सीक्रेट प्लानिंग का नतीजा था। वह चाहता था कि स्कूल में एक तरह का ऑर्डर बना रहे। दूसरे स्कूलों जैसे बेइकी और वोकेशनल में लीडरशिप बार बार बदलती रहती है, क्योंकि वहाँ नए गुंडे हमेशा ऊपर आने की कोशिश करते हैं, जिससे वहाँ हमेशा कैओस बना रहता है। लेकिन चेंग गांव में डायरेक्टर उन चैलेंजर्स को एक्सपेल कर देता है जो मौजूदा लीडर्स को चुनौती देते हैं, ताकि स्टेबिलिटी बनी रहे। वांग हाओ, जो जमीन पर बैठा ये सब सुन रहा था, हैरान रह गया कि डायरेक्टर को उसके और ब्रिकहेड के बारे में सब कुछ पता है। डायरेक्टर ने उसे भरोसा दिलाया कि उसके पास माइजी से लड़ने की पूरी ताकत है। उसके पास अपने ब्रदर्स हैं, ये चेन का सपोर्ट है, बाहर यू चेंगफेई है और अब तो ब्रिकहेड भी उसके साथ है। लेकिन वांग हाओ को ये बात थोड़ी ओवर कॉन्फिडेंस लगी। उसने मन में सोचा कि उसके ब्रदर्स तो डरपोक हैं, ये चेन वफादार है, पर माइजी के आगे कमजोर पड़ जाता है, और यू चेंगफेई तो दूर स्कूल में है, दूर का नंगा भूत। उसने डायरेक्टर से पूछा, अगर आपने ही माइजी को इतना पावरफुल बनाया है तो अचानक उसे खत्म क्यों करना चाहते हैं? डायरेक्टर ने सिगरेट जलाते हुए सच बताया। उसने कहा कि माइजी की महत्वाकांक्षा अब कंट्रोल से बाहर हो गई है। वह सिर्फ चेंग गांव का बॉस नहीं, बल्कि तीनों स्कूलों का एकमात्र किंग बनना चाहता है। इससे तीनों स्कूलों के बीच बड़ी लड़ाई होगी, जो डायरेक्टर बिल्कुल नहीं चाहता। इसलिए वह माइजी को हटाना चाहता है और वांग हाओ को नया लीडर बनाना चाहता है, ताकि स्कूल में बैलेंस बना रहे। डायरेक्टर ने कठपुतली शब्द इस्तेमाल करने के लिए माफी मांगी और साफ किया कि वह बस चाहता है कि वांग हाओ ब्रिकहेड और ओल्ड डॉग के बराबर का बॉस बने। उसने वांग हाओ की आंखों में देखा और पूछा, क्या तुम अपनी किस्मत बदलना चाहते हो? वांग हाओ ने आखिरकार हाँ में सिर हिलाया और पूछा, तो मुझे क्या करना होगा? डायरेक्टर ने वांग हाओ को अपना प्लान समझाते हुए बताया कि माइजी को स्कूल से निकालना आसान नहीं है। माइजी की पावर बहुत गहरी है और उसके पास ऐसे लॉयल फॉलोअर्स हैं जो उसके लिए सजा भुगतने को तैयार हैं। इसलिए डायरेक्टर चाहता है कि एक बड़ी लड़ाई हो जिसमें वांग हाओ माइजी को हरा दे।
इससे डायरेक्टर के पास माईजी को निकालने का मजबूत बहाना मिल जाएगा और वह बिना ज्यादा मेहनत के वांग हाओ को नया बॉस बना सकता है। वांग हाओ ने डायरेक्टर से एक सवाल पूछा। उसने पूछा, अगर ब्रिकहेड जुआनटो एक अकेला इंसान है और दिमाग से भी तेज नहीं है तो आप उसे क्यों सपोर्ट करते हैं? आपके लिए उसका क्या फायदा है? डायरेक्टर जोर से हंसा और बोला, तुमने ब्रिकहेड को बहुत कम समझा है। सच तो यह है कि वह पूरे स्कूल का सबसे ताकतवर फाइटर है, यहाँ तक कि मैं एक एडल्ट होने के बावजूद उससे डरता हूँ। वही एक ऐसा इंसान है जो ओल्ड डॉग और माईजी को कंट्रोल कर सकता है। डायरेक्टर ने आगे बताया कि ब्रिकहेड को पावर या बॉस बनने का कोई शौक नहीं है। उसकी दुनिया में सिर्फ उसकी बहन ताओजी है। उनके पेरेंट्स बचपन में ही मर गए थे, इसलिए ब्रिकहेड ने ही बड़े भाई और पिता दोनों का फर्ज निभाया है। उसने दिन रात मेहनत करके पढ़ाई की और चेंग गांव में एडमिशन लिया ताकि वो अपनी बहन को प्रोटेक्ट कर सके। वांग हाओ ये सुनकर हैरान रह गया। उसने सोचा कि ब्रिकहेड सच में बड़ा भाई पिता समान है। डायरेक्टर ने बताया कि ब्रिकहेड की फाइटिंग स्किल्स और एक्सप्लोसिवनेस टॉप लेवल की है। वह लड़ने से नहीं डरता और जानबाजी पर लगा सकता है। इसी वजह से ओल्ड डॉग और माईजी उससे खौफ खाते हैं और उसे उकसाते नहीं, क्योंकि कोई भी अपने लिए इतना बड़ा मुसीबत नहीं खड़ा करना चाहता। वांग हाओ ने तुरंत बात जोड़ते हुए कहा, तो आपने ब्रिकहेड को बॉस इसलिए बनाया ताकि वह बाकी गुंडों को कंट्रोल करे और उन्हें ज्यादा घमंडी न होने दे। और क्योंकि ब्रिकहेड को पावर से कोई मतलब नहीं, बस ताओजी की सुरक्षा चाहिए। ये आपके लिए एक परफेक्ट विन विन सिचुएशन है। डायरेक्टर ने उसकी समझदारी की तारीफ की। वांग हाओ ने पूछा, अगर ऐसा है तो आपने ब्रिकहेड से सीधे माईजी को क्यों नहीं हटवाया? डायरेक्टर ने समझाया कि ब्रिकहेड तभी लड़ता है जब कोई उसकी बहन को नुकसान पहुंचाए। डायरेक्टर ब्रिकहेड को इस्तेमाल कर सकता था, पर उसके लिए ताओजी को थोड़ा नुकसान पहुंचाना पड़ता, जो वह नहीं चाहता था। वांग हाओ को बात समझ आ गई। उसने कहा, ठीक है, मैं समझ गया, मैं माईजी को हैंडल करूंगा। डायरेक्टर ने उसे एक लॉयल और धर्मनिष्ठ लड़का कहा। वांग हाओ ने एक शर्त रखी, ताओजी को कभी हाथ मत लगाना, वरना मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। डायरेक्टर मुस्कुराया और मान गया। डायरेक्टर ने वांग हाओ से कहा कि उसे ये अजीब लगता है। एक ऐसा स्टूडेंट जो मिडिल स्कूल में 3 साल तक बुली होता रहा, उसने आखिर इतनी असाधारण सहनशीलता कैसे विकसित की? उसने कहा कि वांग हाओ कुछ हद तक ब्रिकहेड जैसा है। दोनों में वो क्वालिटी है जो इतिहास के नायकों जैसे गुजियान मेन थी, ऐसे लोग जो दूसरों के लिए नामुमकिन तकलीफ भी सह सकते हैं। डायरेक्टर ने कहा कि ऐसे लोग ही मौका मिलने पर आसमान छू लेते हैं। फिर डायरेक्टर ने अपने ड्रॉअर से एक चाकू निकाला और टेबल पर रख दिया। उसने कहा, अब तुम्हारा मौका आ गया है। उसने वांग हाओ को बताया कि अगर वह माईजी को हरा देता है तो वह नया बॉस बन जाएगा। प्लान सीधा था, वांग हाओ को माईजी को उकसाना है ताकि माईजी पहले हमला करे। फिर वांग हाओ सेल्फ डिफेंस का बहाना लेकर माईजी को अस्पताल पहुंचा सकता है। स्कूल असेंबली में माईजी को एक्सपेल कर दिया जाएगा और वांग हाओ को सिर्फ एक वार्निंग मिलेगी। डायरेक्टर चाहता था कि माईजी स्कूल से बाहर जाए ताकि स्कूल शांत रहे और वांग हाओ नया लीडर बनकर सिस्टम को कंट्रोल करे। वांग हाओ ने चाकू उठाया और अपनी पॉकेट में डाल लिया। डायरेक्टर ने पर्दे खोले और कहा, अगर अंधेरा रहना ही है तो कम से कम सूरज की रोशनी ज्यादा से ज्यादा जगह तक पहुंचने दो। वांग हाओ ऑफिस से बाहर निकल गया। स्कूल यार्ड में उसका सामना माईजी और होंगली से हुआ। माईजी ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अभी तक ट्रांसफर नहीं किया? लगता है अब ब्रिकहेड का सहारा मिल गया है, इसलिए एटीट्यूड आ गया। वांग हाओ ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं सोच रहा था कि तुम्हारी दूसरी आंख पर कब पंच मारूं। होंगली गुस्से में आगे बढ़ा, पर माईजी ने उसे रोक लिया। माईजी ने कहा, ब्रिकहेड ने तुम्हें किडनैप किया था, ये सबने देखा है। लगता है तुम्हें लगता है कि वह तुम्हारा प्रोटेक्टर बन गया है। वांग हाओ ने कहा, मुझे ब्रिकहेड की मदद की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें खुद हरा सकता हूँ। वांग हाओ वहाँ से चला गया और सीधा अपने क्लासरूम में गया। जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचा, शिया शुए दौड़कर आई और उससे लिपट गई। वह रो रही थी और कह रही थी, तुम आखिर वापस आ गए, मैं तो पुलिस को कॉल करने ही वाली थी। बाकी दोस्त भी खुश थे कि वांग हाओ ठीक है, लेकिन क्लास के कोने में बजकट वाला एक लड़का, जो शायद माईजी का साथी या प्रतिद्वंद्वी था, मुस्कुरा रहा था। उसने धीरे से कहा, अभी हंस रहे हो ना, रोना तो अभी बाकी है। वांग हाओ ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में एक नया संकल्प था। क्लासरूम में वांग हाओ अपनी डेस्क पर बैठा था। उसके सिर पर अभी भी सफेद पट्टी बंधी हुई थी। शिया शुए उसके बगल में बैठी थी और चिंता से उसके सिर को छूकर पूछ रही थी कि अब दर्द तो नहीं हो रहा। वांग हाओ मुस्कुराया और बोला, तुम्हारे हाथ लगाते ही सारा दर्द गायब हो गया। तभी टीचर क्लास में आए और उन्हें ऐसे देखकर डांटते हुए बोले, तुम दोनों क्या कर रहे हो? वांग हाओ ने तुरंत बहाना बनाया, सर सिर दर्द हो रहा है, इसीलिए शिया शुए से मसाज करवा रहा हूँ। टीचर मान गए। शिया शुए ने पूछा कि ट्रांसफर का क्या हुआ? वांग हाओ ने कहा, अभी के लिए ट्रांसफर कैंसिल है। शिया शुए घबरा गई और माईजी के बारे में पूछने लगी। वांग हाओ ने उसे समझाया, तुम चिंता मत करो, बस कुछ दिन हमें लो प्रोफाइल रहना है। लोगों को मत दिखाओ कि हम साथ हैं, वरना ब्रिकहेड यानी ताओजी का भाई गुस्सा हो जाएगा। शिया शुए गुस्से में बोली, क्यों? क्या हमें माईजी से डरकर छिपना चाहिए? मैं उससे लड़ने को तैयार हूँ। वांग हाओ ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, बात डर की नहीं है। ब्रिकहेड ताओजी का भाई है और मैं ताओजी का कर्जदार हूँ। मैं उसके भाई से कैसे लड़ सकता हूँ? शिया शुए मान गई, पर नाराज होकर बोली, ठीक है, पर अगर हम साथ नहीं चल सकते तो हमें एक दूसरे को चिट्ठियां लिखनी पड़ेंगी। वांग हाओ हंसकर मान गया। सीन डॉर्म रूम में शिफ्ट हुआ। वांग हाओ अपने रूममेट्स, ये चेन, नीले बालों वाला लड़का, सिल्वर बालों वाला लड़का और चश्मे वाला लड़का से बात कर रहा था। वह बोला, मैं अब माईजी से लड़ने वाला हूँ, तुम लोग क्या कहते हो?
सब घबरा गए। नीले बालों वाले लड़के ने कहा, भाई ये बहुत बड़ा रिस्क है, हम तो पक्के हार जाएंगे। वांग हाओ ने उन्हें मोटिवेट करते हुए कहा, अरे यार सोचो मत, उस रात जंगल में क्या हुआ था याद करो, माई जी ने हम सबको कैसे ठुकराया था, हमारे चेहरों पर थूका था, क्या तुम लोग बदला नहीं लेना चाहते? यह सुनकर माहौल थोड़ा बदला। नीले बालों वाला लड़का बोला, सच कहूँ मैंने सपना देखा था कि मैं माई जी को सबके सामने थप्पड़ मार रहा हूँ और वह मुझे ग्रैंडपा कहकर रो रहा है। सब हंसने लगे। सिल्वर बालों वाला लड़का बोला, मैंने तो ओल्ड डॉग और ब्रिकहेड दोनों को हराने का सपना देखा था। पर चश्मे वाला लड़का चुप बैठा रहा। वांग हाओ ने उससे पूछा, और तुम्हें बदला नहीं लेना? चश्मे वाले लड़के ने सिर झुकाकर कहा, मैं तो माई जी के बारे में सोचने की हिम्मत भी नहीं कर पाया, मैंने बस अपनी क्लास के लीजे को हराने का सोचा था। वांग हाओ हैरान होकर बोला, लीजे को क्यों? लड़के ने बताया, याद है स्कूल शुरू होने पर जब जाओ यांग ने सबको तुमसे बात करने से मना किया था, मैं तुम्हारा डेस्कमेट था, इसीलिए मैंने तुमसे थोड़ी बात की थी। लीजे ने ये देख लिया था। क्लास के बाद वह मुझे टॉयलेट में खींचकर ले गया और मुझे 2 थप्पड़ मारे थे। ये सुनकर वांग हाओ का चेहरा गुस्से से बदल गया। उसने गुस्से में पूछा, इतना सब हुआ और तुमने मुझे अब तक क्यों नहीं बताया? फिर उसने चश्मे वाले लड़के से वादा किया, आज हम तुम्हारा वह सपना पूरा करेंगे, आज हम लीजे को सबक सिखाएंगे। सब लोग खुश होकर चिल्लाने लगे। वांग हाओ अपनी पूरी गैंग, जो यांग, सिल्वर हेयर वाला लड़का और बाकी दोस्तों के साथ क्लासरूम में घुसा। सब सीधे लीजे के पास गए। वांग हाओ ने उसकी डेस्क पर पैर रखकर दबदबे से बैठने का अंदाज दिखाया। लीजे घबरा गया और बोला, वांग हाओ तू क्या कर रहा है? वांग हाओ ने कहा, लीजिए क्या तू मुझे बेवकूफ समझता है, आज हम हिसाब बराबर करेंगे। वांग हाओ ने जाओ यांग की तरफ मुड़कर पूछा, जाओ यांग मुझे सच बता, तूने होंगली को खुद हायर किया था या लीजे तुझे लेकर गया था? लीजे ने तुरंत सफाई देनी शुरू की, जाओ यांग और मैं एक जैसे हैं, हम नए हैं यहाँ। वांग हाओ ने गुस्से में लीजे के चेहरे पर थप्पड़ मारा और कहा, जाओ यांग का नाम लेने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तू अपनी हद भूल गया? वांग हाओ ने पूरी क्लास को भी डराकर बैठने को कहा। लीजे डर के मारे कांपने लगा। वांग हाओ ने कहा, अगर मैं डूबा तो तुझे भी साथ लेकर डूबूंगा। लीजे ने हाथ जोड़ लिए और सच उगल दिया, वांग हाओ सच में मैं जो यांग को होंगली के पास नहीं ले गया था, उसने खुद पैसे देकर होंगली को हायर किया था, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। वांग हाओ ने क्लास में लीजे के दोस्तों से कहा कि वे लोग बाहर चले जाएं, क्योंकि यह सिर्फ उसके और लीजे के बीच की बात है। लीजे ने भी अपनी गैंग को जाने का इशारा कर दिया। सब लोग बाथरूम में पहुंचे। वांग हाओ के दोस्तों ने दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। वांग हाओ ने सिगरेट जलाई और लिu जिहोंग, चश्मे वाला लड़का से कहा, जैसे उसने तुझे पहले मारा था आज वैसे ही उसे मार। लिu जिहोंग ने हिम्मत करके लीजे को मुक्का मारा। तुरंत बाद वांग हाओ ने एक जोरदार लात मारी, जिससे लीजे जमीन पर गिर गया। वांग हाओ ने उसके बाल पकड़कर उसका चेहरा सिंक से दे मारा। लीजे की नाक से खून बहने लगा और वह डर के मारे माफी मांगने लगा। वांग हाओ ने गुस्से में कहा, क्या यही तरीका है माफी मांगने का? और उसने लीजे को थप्पड़ मार दिया। लीजे रोते हुए बोला, वांग हाओ मैंने गलती की, मुझे माफ कर दो। वांग हाओ ने लिu जिहोंग की तरफ देखा और कहा, अब तेरी बारी। लिu जिहोंग आगे बढ़ा। उसने अपनी पॉकेट से पैसे निकाले और लीजे के चेहरे पर मारते हुए बोला, तुझे पैसे चाहिए थे ना, ले अब चाहिए। फिर उसने लीजे को दोबारा मारा और लीजे ने हाथ जोड़ लिए। काम खत्म होने पर वांग हाओ ने पूछा, हो गया? सबने हाँ में सिर हिलाया और वे लोग बाथरूम से बाहर आ गए। बाहर आकर लिu जिहोंग बहुत खुश था। उसने कहा, वांग हाओ ये तो बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने सपने में सोचा था। वांग हाओ वापस क्लास में आया और अपनी सीट पर बैठ गया। कुछ देर बाद लीजे भी क्लास में लौटा। वह बुरी तरह पिटा हुआ लग रहा था और चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गया। शिया शुए ने चिंता से पूछा, क्या तुम्हें स्कूल से निकाल नहीं देंगे? वांग हाओ मुस्कुराया और बोला, मैं ये स्लैप किंग हूँ और डायरेक्टर का चुना हुआ उत्तराधिकारी भी, वे मुझे इतनी आसानी से नहीं निकालेंगे। क्लास के बाद हॉलवे में वांग हाओ की मुलाकात ये चेन से हुई। ये चेन ने मजाक में कहा, ब्रिकहेड ने तुझे बुरी तरह पीटा, पर अब वही तेरा बैकर बन गया है तो फायदा ही फायदा है। वांग हाओ ने गंभीर होकर कहा, मैंने अभी लीजे को पीटा है। ये चेन हैरान रह गया और बोला, सच में? अगर ऐसा चलता रहा तो तू पूरे फर्स्ट ईयर का बॉस बन जाएगा। हॉलवे में मैंने ये चेन से सीधे मुद्दे पर बात की, मैं माई जी से लड़ने की तैयारी कर रहा हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे? ये चेन हैरान रह गया। उसने कहा, हाओ क्या तू पागल हो गया है? हम माई जी के लेवल के नहीं है। तेरे पास अभी यू चेंगफेई का सपोर्ट है और स्कूल के अंदर ब्रिकहेड का प्रोटेक्शन है। तुझे लड़ने की क्या जरूरत है? तू बिना लड़ाई के भी यहाँ किंग बन सकता है। मैंने कहा, किसने कहा कि ब्रिकहेड मेरा प्रोटेक्शन कर रहा है? ये चेन ने बताया, ब्रिकहेड ने पूरे स्कूल में यह अफवाह फैला दी है कि तू उसका ब्रदर इन लॉ यानी साला है। उसने कहा है कि जो तुझे हाथ लगाएगा वह उससे लड़ेगा। ये बात पूरे छेंगाओं में फैल चुकी है, इसलिए माई जी तुझे अभी हाथ नहीं लगाएगा। मैं घबरा गया। मैंने सोचा, मैं ब्रिकहेड का साला नहीं हूँ और न ही मैं ताऊजी के साथ रिलेशनशिप में हूँ। अगर ब्रिकहेड को सच पता चला तो वह भी मेरे पीछे पड़ जाएगा। मैंने ये चेन को अपना असली प्लान बताया। सच सुनो, मैं शिया शुए के साथ रहना चाहता हूँ। ब्रिकहेड को अभी तक ये नहीं पता। मैं चाहता हूँ कि ब्रिकहेड को सच पता चलने से पहले ही मैं माई जी को खत्म कर दूं। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि तीनों स्कूलों की शांति के लिए भी जरूरी है। ये चेन मेरी बातों से प्रभावित हो गया। उसने कहा, ठीक है हाओ, जो तू कहेगा वही हम करेंगे। एक जबरदस्त लड़ाई लड़ेंगे।
मैंने सोचा सच में ब्रदर्स होना कितना अच्छा एहसास है। फिर मैं स्टेडियम की सीटों पर अकेला बैठकर प्लान बनाने लगा। माई जी से लड़ना कोई मजाक नहीं था। मेरे पास अभी ब्रिकहेड के प्रोटेक्शन का समय था, इसलिए माई जी हमला नहीं करेगा। मुझे इस समय का फायदा उठाना था। मैंने अपनी टीम का हिसाब लगाया। मेरे पास 4 लॉयल लड़के थे, लिu ज़िहोंग, गोंग निंग, ली मू और ओ जियाहाओ। ये लोग बड़े फाइटर्स नहीं थे, लेकिन बेहद वफादार थे। दूसरी तरफ ये चेन के पास 7 ऐसे लड़के थे जो फर्स्ट ईयर के मशहूर गुंडे थे और अच्छे फाइटर्स थे। कुल मिलाकर 13 लोग। हम 13 लोग मिलकर छिंगाओ के गॉड माई जी को हराने वाले थे। मैंने अपनी टीम को जिम में बुलाया और प्लान का नाम बताया, द फ्लोर प्लान, मैदा प्लान। सबने पूछा ये कैसा नाम है। मैंने समझाया इसका मतलब है कि हम माई जी को पीसकर मैदा बना देंगे। ये हमारी ग्रोथ का प्रोसेस है। जब हम उस मैदे से ब्रेड बनाएंगे तब हमारी जीत होगी। सबने थम्स अप किया। प्लान तैयार था, अब एग्जीक्यूशन का समय था, लेकिन तब तक मुझे सावधान रहना था। मैं शिया शुए के साथ क्लास में तो बैठता था, लेकिन स्कूल के बाहर हम जानबूझकर दूरी बनाए रखते थे ताकि ब्रिकहेड को हमारे रिश्ते का पता न चले। हॉलवे में मैंने ताऊजी से एक रिक्वेस्ट की, अगर तुम्हारे भाई यानी ब्रिकहेड ने तुमसे मेरे बारे में पूछा तो प्लीज झूठ बोल देना। ताऊजी मुस्कुराते हुए बोली, वांग हाओ तुम टेंशन मत लो, मैं अपने भाई को तुम्हारे पास आने से रोकूंगी। ये सुनकर मुझे थोड़ी राहत मिली। कुछ दिन बीत गए। मेरी जिंदगी एक अजीब रूटीन में बदल गई थी। दिन में मैं शिया शुए के साथ रहता था, लेकिन रात होते ही जब शिया शुए सेल्फ स्टडी के लिए जाती, मैं चुपके से ताऊजी की क्लास में चला जाता। हम रात के अंधेरे में चोरी छिपे मिलते, बातें करते और मैं उसे उसके घर तक छोड़ने जाता। मुझे लगने लगा था जैसे मेरी 2 गर्लफ्रेंड्स हों। शिया शुए के साथ मैं हाथ पकड़ सकता था, पर ताऊजी के साथ नहीं। फिर भी ये सीक्रेट लाइफ मुझे अजीब सा थ्रिल दे रही थी, लेकिन हर अच्छी चीज का अंत बुरा होता है। एक रात जब मैं ताऊजी को छोड़कर वापस आ रहा था, अचानक हॉलवे में शिया शुए आ गई। उसने हम दोनों को साथ देख लिया। उसका चेहरा गुस्से और सदमे से भर गया। ताऊजी ने तुरंत सिचुएशन समझी और मुझसे कहा, जाओ उसके पीछे जाओ। मैं घबराकर शिया शुए की तरफ भागा, लेकिन तभी ताऊजी जमीन पर गिर गई। वह दर्द से कराह रही थी। मैंने सोचा अगर मैं शिया शुए के पीछे गया तो ताऊजी का क्या होगा। मजबूरी में मैं वापस ताऊजी के पास आया। उसने अपना पेट पकड़ रखा था। मैंने उसे तुरंत गोद में उठाया और लड़कियों के हॉस्टल की तरफ भागा। रास्ते में कई लड़कियों ने हमें देखा। मैंने उन्हें बताया, इसके पेट में दर्द हो रहा है, मैं इसे डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ। मैं उसे उसके डॉर्म रूम तक ले गया। वहाँ उसकी रूममेट्स थीं। उन्होंने मुझे बाहर धक्का दे दिया और कहा, तुम चुपचाप चले जाओ, हम देख लेंगे। दरवाजा बंद होने से पहले एक लड़की बाहर आई और धीरे से बोली, टेंशन मत लो, वह ठीक है, बस उसका बस समय है। पर मेरी असली मुसीबत अब शुरू हुई थी। मैं सीधा शिया शुए के घर के नीचे गया और बेंच पर बैठ गया। मुझे पता था कि वह मुझे देख सकती है, लेकिन उसने खिड़की से बाहर तक नहीं देखा। वह मुझे पूरी तरह इग्नोर कर रही थी। मैं पूरी रात वहीं बैठा रहा, सिगरेट पीता रहा और सुबह होते होते ठंड से कांपने लगा। एक सफाई कर्मचारी ने मुझे जगाया। सुबह शिया शुए बाहर आई। मैंने उसे रोका, शिया शुए प्लीज मुझे समझाने दो। उसने ठंडे स्वर में कहा, ठीक है समझाओ, मैं सुन रही हूँ। लेकिन जब मैं कुछ बोलने ही वाला था, वह चुपचाप चली गई। क्लास में पहुंचकर मैंने हिम्मत करके एक क्लासमेट से सीट बदलने को कहा ताकि शिया शुए से दूरी बना सकूं। लेकिन शिया शुए गुस्से में बोली, सीट मत बदलो वरना मैं टीचर को बता दूंगी। मैं हैरान रह गया। तभी मेरे डेस्क मेट लिu ज़िहोंग ने मुझे एक नोट दिया। मैंने कांपते हाथों से नोट खोला। उस पर लिखा था, हम ब्रेकअप करते हैं। मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। मैं डेस्क पर सिर रखकर बैठ गया। मेरे दोस्त ने पूछा, हाउ क्या हुआ? मैंने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। क्या मैं उसके पास जाकर माफी मांगूं? पर मैं उससे क्या कहूं? मैं उसे ताऊजी के बारे में सच नहीं बता सकता। मुझे एहसास हो गया कि अब मेरे पास एक ही रास्ता है। अगर मुझे शिया शुए को वापस पाना है और अपनी इज्जत बचानी है, तो मुझे पहले माई जी को हराना पड़ेगा। तभी ब्रिकहेड का डर खत्म होगा और मैं शिया शुए को सब कुछ समझा पाऊंगा। मैंने कसम खाई, पहले माई जी को खत्म करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने तय किया कि अब फ्लोर प्लान को तेज करना पड़ेगा। हम 13 लोग रोज सुबह रनिंग करते और रात को पुशअप्स लगाते। हम माई जी को हराने की तैयारी में जुट पाएगी। क्लासरूम में रात का समय था। मैं और ताऊजी अकेले बैठे थे। मैंने उससे पूछा, तो ये बताओ सपने में मेरा नाम चिल्लाने का क्या मतलब है? ताऊजी घबरा गई और बोली, मुझे तो कुछ नहीं पता, शायद मेरी रूममेट्स ने झूठ बोला होगा। मैं मुस्कुराया और बोला, शायद हमारे बीच कोई टेलीपैथिक कनेक्शन है, क्योंकि मेरे रूममेट्स ने भी कहा कि मैं रात को सोते वक्त तुम्हारा नाम ले रहा था। ताऊजी शर्म से लाल हो गई, लेकिन खुश भी थी। उसने पूछा, अच्छा ये बताओ तुम्हारा और शिया शुए का क्या हुआ? क्या तुमने उसे मना लिया? मैंने उदास होकर कहा, नहीं। अगले ही दिन उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। ताऊजी ने तुरंत सॉरी कहा। वह बोली, अगर मैं बीच में नहीं आती तो शायद तुम दोनों ठीक होते। तुम्हारे लिए ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मैंने उसे समझाया, तुम बिल्कुल भी गिल्टी महसूस मत करो। तुम बहुत अच्छी और भोली लड़की हो। शिया शुए भी अच्छी है, पर तुम्हारे जैसी उदार नहीं है। ताऊजी ने कहा, अगर तुम्हें अभी भी वो पसंद है तो उसके पास जाओ ना। लड़कियां अक्सर मनाने से मान जाती हैं। थोड़ा समय दो, वह मान जाएगी। मैंने कहा, मैं कुछ दिन रुकूंगा, पहले उसका गुस्सा शांत होने दूंगा, लेकिन मुझे अफसोस है कि इस वजह से तुम्हें इंतजार करना पड़ रहा है। ताऊजी मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे बहुत खुशी मिलती है। उसके बाद मैं क्लासरूम से बाहर आया। रास्ते में मेरी मुलाकात सुदा गोंगजी यंग मास्टर सू से हुई, जो एक पेड़ से टेक लगाकर खड़ा था। उसने पूछा, क्या हाल है? अभी अभी ताऊजी को छोड़कर आए हो ना? मैंने पूछा, तुम इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो?
सू ने कहा, मैं पिछले एक हफ्ते से यहीं खड़ा हूँ, दूर से तुम दोनों को देखता हूँ। मुझे तुमसे जलन होती है कि तुम उसे डॉर्म तक छोड़ने जाते हो, जबकि मुझे तो उससे बात करने का भी हक नहीं है। मैंने हंसकर कहा, सुदागोंग जी, तुम मजाक कर रहे हो ना? क्या तुम्हें गर्लफ्रेंड चाहिए? सू अचानक गंभीर हो गया। उसने कहा, नहीं, मैं सीरियस हूँ। मुझे ताऊजी से सच्चा प्यार हो गया है। मैंने आज तक इतनी प्योर और साफ दिल वाली लड़की नहीं देखी। मेरी बाकी गर्लफ्रेंड्स के पास सिर्फ खूबसूरती है, पर वे वल्गर हैं। ताऊजी उनसे बिल्कुल अलग है। मैंने गुस्से में कहा, शुक्रिया, लेकिन ध्यान रखना, ताऊजी मेरी है, उसके बारे में सोचना भी मत। सू हंसा और बोला, ताऊजी तुम्हारी है तो शियाशुए का क्या? क्या तुम अभी भी उसके साथ रहना चाहते हो? क्या तुम्हें दोनों चाहिए? मैंने बिना झिझक कहा, हाँ, मुझे दोनों चाहिए। सू जोर से हंसा। उसने कहा, एक मर्द के पास कई औरतें हो सकती हैं, पर दिल में सिर्फ एक ही जगह होती है। वांग हाओ, तुम खुद को धोखा दे रहे हो। तुम्हें सिर्फ शियाशुए से प्यार है। तुमने ताऊजी के साथ सिर्फ इसलिए वक्त बिताया ताकि शियाशुए को जलन हो, वरना तुम बर्फ में वापस उसके पास क्यों जाते? उसने आगे कहा, तुमने ताऊजी को इतनी आसानी से छोड़ दिया। सुनो, अगर तुम्हें सच में शियाशुए चाहिए तो उसके साथ रहो। मैं ब्रिकहेड यानी ताऊजी के भाई और माईजी से बात कर लूंगा। मैं तुम्हें शहर में सुरक्षित रखूंगा। तुम्हें बस ताऊजी से दूर रहना है। यह सुनकर मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मैंने चिल्लाते हुए कहा, तुम सपने मत देखो, मैं ताऊजी को कभी तुम्हारे हाथ नहीं लगने दूंगा। राज जोर से हंसा। तुम लालच कर रहे हो। सच बताऊं, शियाशुए तुम्हारे पास तभी आई थी जब मैंने उसे छोड़ दिया था। वे तुम्हारी पहली पसंद नहीं, बल्कि हालात की वजह से तुम्हारे पास आई। ये सुनकर मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मैंने कहा, तुम्हारा मुंह पर कोई एहसान नहीं है। मैं अब तुम्हें शियाओबाई गे नहीं मानता। मुझे न माईजी से डर लगता है, न तुमसे। मैं ताऊजी को कभी तुम्हें नहीं दूंगा। मैं वहां से चला गया। पीछे से सू चिल्लाया, अगर तुमने बात नहीं मानी तो मैं शियाशुए को वापस ले लूंगा और तुम दोनों से हाथ धो बैठोगे। डॉर्म रूम पहुंचते ही मेरे दोस्त इंतजार कर रहे थे। ये चेन ने कहा, मौका मिल गया है। माईजी परसों दोपहर कैफेटेरिया में खाना खाएगा। मैंने पूछा, वह वहाँ खाना खाएगा? वह तो उस जगह को गंदा मानता है। ये चेन ने समझाया, हाँ, वह आमतौर पर वहाँ नहीं खाता, लेकिन जिस लड़की के पीछे पड़ा है वह बहुत सिंपल है और वहीं रहती खाती है, इसलिए माईजी को उससे मिलने के लिए कैफेटेरिया आना पड़ेगा। अगली सुबह ब्रेक टाइम में मैं और ये चेन खिड़की से बाहर देख रहे थे। ये चेन बोला, माईजी एक लोकल बॉस है, इसीलिए वह कैफेटेरिया नहीं जाता, लेकिन जिस लड़की को वह पटाना चाहता है उसके लिए उसे वहाँ आना ही पड़ेगा। हॉलवे में खिड़की के पास खड़े होकर ये चेन ने मुझे माईजी का पूरा प्लान समझाया। माईजी एक लोकल बॉस है और उसे अपनी बहादुरी दिखानी होती है, इसलिए जब वो किसी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए हीरो बनता है तो अपने साथ ज्यादा लोग नहीं लाता, सिर्फ 2-3 बॉडीगार्ड और 2 गुंडे जो विलेन का रोल निभाएंगे। यानी माईजी के पास अधिकतम 5 या 6 लोग होंगे। हमारे 13 लोगों के लिए ये संख्या एकदम सही थी। मुझे भरोसा था कि इस लड़ाई के बाद हम एक ही रात में मशहूर हो जाएंगे। लेकिन क्लासरूम में लौटने के बाद मेरा ध्यान लड़ाई पर नहीं, बल्कि सू शियाओबाई की बातों पर अटक गया। उसने कहा था कि वह बस हाथ हिलाएगा और शियाशुए वापस उसके पास आ जाएगी। क्या वह सच में ऐसा कर सकता है? तभी क्लासरूम का दरवाजा खुला और सू शियाओबाई अंदर आया। उसके स्टाइलिश कपड़े और एटीट्यूड देखकर क्लास की लड़कियां उसकी तारीफ करने लगी। वह सीधे शियाशुए के पास गया और उसे बाहर बुलाया। शियाशुए बिना कुछ कहे उसके साथ चली गई। मेरे दोस्त ने मुझे दिलासा देने की कोशिश की, हाओगे, ऐसी लड़की को भूल जाओ। ये सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उसे डांटते हुए कहा, उसके बारे में ऐसा मत बोलो, लेकिन अंदर से मैं टूट चुका था। मैंने सोचा, क्या शियाशुए सच में सू शियाओबाई के पास चली जाएगी? मैंने अपना सिर डेस्क पर रख लिया। मुझे हमारा पहला किस याद आ गया, वे सारी मीठी यादें। फिर मैंने खुद से कहा, शायद ये अच्छा ही है, अब मैं बिना किसी टेंशन के ताऊजी के साथ रह सकता हूँ। मैंने अपने प्लान के नोट्स दोबारा देखे। कागज पर तो प्लान बिल्कुल परफेक्ट था, लेकिन मेरा मन बार बार कह रहा था कि कुछ गड़बड़ है। समझ नहीं आ रहा था कि क्या। मैंने अपने दोस्त से कहा कि मुझे कुछ अजीब लग रहा है। उसने जवाब दिया, हाओगे, तुम बस नर्वस हो रहे हो। लंच में हम सब मिलकर एक बार रिहर्सल कर लेंगे। लेकिन मुझे रिहर्सल नहीं करनी थी। मुझे किसी ऐसे इंसान से बात करनी थी जो मुझसे ज्यादा स्मार्ट हो। मुझे ये चेन से मिलना था। मैं स्कूल से निकलकर सीधा इंटरनेट कैफे पहुंचा। वहां मैंने देखा कि ये चेन यानी यू चेंगफेई कीबोर्ड पर सिर रखकर सो रहा था। उसके दोस्त पास में बैठे थे। मैंने उसे हिलाया, लेकिन वह नहीं उठा। उन्होंने कहा, हिलाने से नहीं उठेगा, उसके कान में जोर से चिल्लाओ, नान नान आ गई। मैंने वैसा ही किया और ये चेन तुरंत घबराकर उठ बैठा। सब जोर जोर से हंसने लगे। उसके दोस्तों ने मुझे बताया कि ये चेन की नई गर्लफ्रेंड नान नान बहुत बड़ी फायर क्रैकर है। उसने ये चेन को धमकी दी है कि अगर उसने उसे छोड़ा तो वह उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगी। ये चेन उससे इतना डरता है कि डॉर्म रूम छोड़कर इंटरनेट कैफे में रहने लगा है। अपने टफ बॉस को एक लड़की के सामने इतना बेबस देखकर सबकी हंसी छूट गई। इंटरनेट कैफे में यू चेंगफेई गहरी नींद में सो रहा था। उसे जगाने के लिए मैंने वही अल्टीमेट ट्रिक इस्तेमाल की। उसके कान में जोर से चिल्लाया, नान नान आ गई। वह तुरंत घबरा कर उठ बैठा। गुस्से में बोला, पागल हो गया है, ऐसे मत डराया कर, हार्ट अटैक आ जाएगा। मैं हंस पड़ा। भाई, मैंने कोशिश की थी पर तू उठ ही नहीं रहा था, इसलिए यह किलर मूव इस्तेमाल करना पड़ा। बाहर सड़क पर आकर मैंने उसे अपना पूरा प्लान बताया। सुन, ये प्लान एक तीर से 2 निशाने वाला है। हम माईजी को कैफेटेरिया में घेरेंगे। मैं जेब से स्प्रिंग नाइफ निकालकर उस पर हमला करूंगा। एम्बुलेंस पहले से तैयार रहेगी और उसे अस्पताल ले जाएगी। स्कूल असेंबली में उसे एक्सपेल कर दिया जाएगा और मैं नया बॉस बन जाऊंगा। यू चेंगफेई कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, प्लान ऊपर ऊपर से तो परफेक्ट लगता है, लेकिन क्या तू जानता है कि मैं तुझे अपने वोकेशनल स्कूल में क्यों बुलाता हूँ?
उसने समझाया, गैंग में दो तरह के लोग होते हैं, एक रेड स्टिक जो सबसे बड़ा फाइटर होता है, दूसरा व्हाइट पेपर फैन जो दिमाग लगाता है। स्ट्रेटेजिस्ट, तू फाइटर नहीं बन सकता, तू बहुत नरम दिल का है। याद है जोउ यांग को तूने 3 साल तक बुली होने दिया पर मार नहीं पाया। तू स्मार्ट है, चीजों को साफ देखता है, इसलिए तू व्हाइट पेपर फैन है। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, तू लड़ाई में अच्छा नहीं है, हथियार होने के बावजूद तू माईजी को नहीं हरा पाएगा। मैंने गुस्से में चाकू निकाल लिया और कहा, मैंने माईजी को देखा है, मैं कर सकता हूँ। यू चेंगफेई ने मेरा हाथ पकड़ लिया। वह गंभीर स्वर में बोला, किसी पर चाकू चलाना उतना आसान नहीं होता जितना फिल्मों में दिखता है। उसने आगे कहा, नए लोग जब पहली बार किसी पर हमला करते हैं तो अक्सर 2 ही चीजें होती हैं, या तो डर के मारे बीच में रुक जाते हैं या फिर घबराहट में नियंत्रण खो बैठते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसी स्थिति में शांत रह पाते हैं। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तो मुझे सिखा दे कि क्या करना है। यू चेंगफेई ने धीमे से कहा, मैं तुझे समझा सकता हूँ, लेकिन फिर भी नहीं चाहता कि तू माईजी पर हथियार इस्तेमाल करे, क्योंकि एक तीर से 2 निशाने का मतलब अक्सर ये होता है कि यू चेंगफेई ने मुझे सड़क पर रोककर समझाया कि ये पूरा प्लान सच में एक तीर से 2 निशाने वाला है। डायरेक्टर चाहता है कि माईजी स्कूल से बाहर हो जाए, लेकिन उसने मुझे चाकू क्यों दिया? किसी भी हथियार का नतीजा अनियंत्रित हो सकता है। एक स्कूल डायरेक्टर को ये बात अच्छी तरह पता होनी चाहिए। अगर कुछ गलत हो जाता तो क्या वह सच में मुझे बचा पाता? बिल्कुल नहीं। ये साफ तौर पर एक जाल लग रहा था। मुझे पहले से महसूस हो रहा था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन मैं जानबूझकर उस सच्चाई से आंखें चुरा रहा था। डायरेक्टर ने मुझे ऐसा हथियार दिया था जिसका अंजाम कोई भी मोड़ ले सकता था। यू चेंगफेई ने कहा, हाँ, यह पक्का एक तीर से 2 निशाने हैं। तुम्हारा डायरेक्टर बहुत खतरनाक आदमी है। वह चाहता है कि तुम और माईजी एक दूसरे से भिड़ो, फिर मौका देखकर दोनों को स्कूल से बाहर कर दें। बाद में वह सारी जिम्मेदारी तुम लोगों पर डाल सकता है। मैंने पूछा, लेकिन उसने मेरे लिए यह जाल क्यों बिछाया? मैं तो वैसे भी स्कूल छोड़ना चाहता था। यू चेंगफेई ने वजहें गिनाई। पहली, माईजी को चुनौती देने के लिए तुम सबसे सही उम्मीदवार हो। दूसरी, उसने तुम्हारी काबिलियत देख ली है और शायद उसे डर है कि आगे चलकर तुम माईजी से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हो। तीसरी, क्योंकि तुम जाने वाले थे, उसने सोचा कि जाते जाते उसकी एक बड़ी समस्या भी सुलझा दो। चौथी, मुर्गा मारकर बंदर को डराना, यानी एक उदाहरण बनाकर बाकी सबको नियंत्रण में रखना। ये सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगा कि कोई मुझे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। यू चेंगफेई ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, असल में तुम चेंगाओ छोड़ना ही नहीं चाहते। शायद मेरा विश्लेषण गलत हो, शायद डायरेक्टर सच में तुम्हें नया बॉस बनाना चाहता हो। मैंने सिर हिलाया। नहीं, तुम्हारा विश्लेषण सही है। उसने मुझे जो दिया उससे उसका इरादा साफ हो गया। यू चेंगफेई बोला, तुम्हारा डायरेक्टर बेहद चालाक है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह ओल्ड डॉग, माईजी और ब्रिकहेड जैसे लोगों को अपनी कठपुतलियों की तरह चला रहा है। वे सब सिर्फ मोहरे हैं। मैंने कहा, मैं अभी जाकर प्लान कैंसिल करता हूँ। जो उसने दिया है वह उसे वापस कर दूंगा। यू चेंगफेई ने मुझे रोक दिया। रुको, प्लान पूरी तरह कैंसिल नहीं होगा। तुम्हें मेरा व्हाइट पेपर फैन, मेरा स्ट्रेटेजिस्ट बनना है। हमने बहुत मेहनत की है। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि दुश्मन की चाल को अपनी ताकत में कैसे बदला जाता है। हमें बस प्लान में एक छोटी सी चीज बदलनी है। क्लासरूम में लौटने पर मेरे चेहरे पर मुस्कान थी। मेरे दोस्त ने पूछा, सुबह तो तुम परेशान थे, अब इतने खुश क्यों हो? मैंने जवाब दिया, कल हम मशहूर हो जाएंगे। वह हंसा और बोला, माईजी के पास ताकत होगी लेकिन दिमाग नहीं। कल से तुम चेंगाओ के बड़े बॉसेज में गिने जाओगे। मैंने उससे कहा, ये चेन और बाकी सबको बता दो कि कल बास्केटबॉल कोर्ट पर मिलेंगे। फ्लोर प्लान का फाइनल रिहर्सल करना है। हॉलवे में चलते हुए मेरी नजर सुशियाओबाई और शिया शुए पर पड़ी। उन्हें देखकर मेरे मन में बस एक ही ख्याल आया, अब मुझे ताऊजी के पास जाना चाहिए। हॉलवे में अचानक ये चियान चियान मेरे पास आई। वह रो रही थी। उसने पूछा, वांग हाओ, क्या तुम्हारे पास समय है? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने कहा कि मैं व्यस्त हूँ, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे सीढ़ियों की तरफ खींच ले गई। हम रात के समय स्कूल के बाहर टहल रहे थे। वह गुस्से में सु शियाओबाई के बारे में बोल रही थी। उसने कहा, सु शियाओबाई सच में बहुत बुरा इंसान है। उसने हम जैसी सारी लड़कियों को छोड़ दिया ताकि वह ताऊजी के पीछे पड़ सके। वांग हाओ, तुम्हें ताऊजी पर नजर रखनी चाहिए, उसे मत खोना। मैंने कहा, हर किसी को ताऊजी को पसंद करने का हक है, वह मेरी निजी संपत्ति नहीं है। ये चियान चियान बोली, लेकिन तुम तो ब्रिकहेड के इकलौते मान्यता प्राप्त ब्रदर इन लॉ हो और ताऊजी भी तुम्हें पसंद करती है। अगर सु शियाओबाई अपनी पूरी ताकत लगा देगा तो मुश्किल हो सकती है। लेकिन अब सुनो, वह वापस शिया शुए के साथ हो गया है। हम लड़कियां ये बेइज्जती कैसे सहें? मैं हैरान रह गया। क्या सु शियाओबाई और शिया शुए साथ हैं? उसने कहा, हाँ, वह शिया शुए बिल्कुल बेशर्म लिटिल 3 है। यह सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने चिल्लाकर कहा, उसके बारे में ऐसा मत बोलो। ये चियान चियान रोने लगी। उसने कहा, तुम्हें शिया शुए पसंद है ना? हम दोनों ही बेचारियां हैं। वह मुझसे लिपट गई और बोली, मेरा दिल टूट गया है। यू चेंगफेई सही था, मैं रेड स्टिक यानी फाइटर नहीं बन सकती। मेरा दिल बहुत कोमल है। अचानक वहाँ सु शियाओबाई और ताऊजी आ गए। सु शियाओबाई ने गुस्से में पूछा, वांग हाओ, तुम मेरी गर्लफ्रेंड के साथ क्या कर रहे हो? ये चियान चियान ने तुरंत मुझे धक्का दिया और सु शियाओबाई से चिपक गई। उसने कहा, शियाओबाई प्लीज मेरी बात मानो, वांग हाओ ने मुझे फुसलाया था, मैं निर्दोष हूँ। ताऊजी ने यह सब देखा। वह बहुत निराश लग रही थी। उसने कहा, मैंने कहा था ना तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, और वहाँ से चली गई। सु शियाओबाई हंसने लगा। उसने कहा, इज्जत करो या मरो। अब पछतावा हो रहा है? अगर तुम मुझसे माफी मांगो तो शायद मैं शिया शुए को छोड़कर वापस तुम्हें दे दूं।
मैं मुस्कुराया और कहा, अच्छा, ये बहुत भावुक करने वाली बात है। और अगले ही पल मैंने उसके चेहरे पर जोरदार मुक्का जड़ दिया। वह जमीन पर गिर गया और चिल्लाया, मैं पूरे स्कूल के गुंडों को तुम्हारे पीछे लगा दूंगा। मैं टीचर से बात करूंगा और तुम्हें स्कूल से निकलवा दूंगा। मैंने उसके पैर पर अपना पैर रखकर दबाव डाला और कहा, फिक्र मत करो, टीचर से मेरे अच्छे रिश्ते हैं। मैं सुनिश्चित करूंगा कि स्कूल से तुम्हें निकाला जाए। मैं वहां से चला गया। चलते चलते मैंने सोचा, किसने कहा कि मैं निर्दयी नहीं हूँ? मैं बस सही समय का इंतजार कर रहा था। रेड स्टिक और व्हाइट पेपर फैन, मुझे दोनों बनना है। रात के समय बास्केटबॉल कोर्ट पर मैंने अपनी पूरी टीम को इकट्ठा किया। अगला दिन बहुत महत्वपूर्ण था। हमने फाइनल रिहर्सल की ताकि माइजी के खिलाफ हमारा प्लान बिना गलती के पूरा हो सके। अगली सुबह क्लासरूम में बैठा था तो मेरे दोस्त लिu जिहोंग ने मुझे गौर से देखा। उसने कहा, हाओगे, मुझे लग रहा है कि तुम रातों रात बदल गए हो। तुम्हारी आंखों में पहले वाली शांति नहीं है। अब वहाँ थोड़ी क्रूरता और ठंडापन दिख रहा है। मैंने हंसकर बात टाल दी और कहा कि शायद मैंने ज्यादा नॉवेल्स पढ़ लिए हैं, लेकिन अंदर ही अंदर मैं जानता था कि सु शियाओबाई और ताओजी से जुड़े मामलों ने मुझे पहले से ज्यादा कठोर बना दिया है। फिर मैं सीधा डीन यानी ईयर स्लैप किंग के ऑफिस पहुंचा। डीन ने गुस्से में पूछा, तुमने सु शियाओबाई को फिर क्यों मारा? मैंने बिना डरे जवाब दिया, वह इसके लायक था। अगर वह फिर मिला तो मैं उसे फिर मारूंगा। डीन ने सिर पकड़ लिया और समझाया कि सु शियाओबाई के कनेक्शंस बहुत मजबूत हैं। वह चाहे तो मुझे स्कूल से निकलवा सकता है या मेरे खिलाफ लोगों को खड़ा कर सकता है। लेकिन उसने यह भी माना कि उसने यह मामला दबा दिया क्योंकि उसके लिए मैं सु शियाओबाई से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हूँ। उसने मुझे सलाह दी, लड़कियों के लिए मत लड़ो। जब तुम स्कूल के बड़े लोगों में शामिल हो जाओगे तो लड़कियां खुद तुम्हारे पास आएंगी। मैंने मन ही मन सोचा कि यह डीन सच में अलग है, एक टीचर जो गैंगस्टर की तरह बात करता है लेकिन दिल से स्कूल की रक्षा करना चाहता है। डीन आगे बोलता रहा। उसने कहा कि आजकल स्टूडेंट्स पढ़ाई छोड़कर पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं और रिश्तों में उलझे रहते हैं, लेकिन उसके सख्त नियंत्रण की वजह से ही चेंग हाई बाकी स्कूलों से बेहतर है। तभी मैंने गंभीर होकर कहा, मैं सु शियाओबाई के बारे में बात करने नहीं आया था। मैं आपको बताने आया हूँ कि आज दोपहर में माइजी का सामना करने वाला हूँ। डीन चौंक गया। वह तुरंत अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और बोला, सच में? आज दोपहर कैफेटेरिया में? मैंने सिर हिलाकर कहा, हाँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप पहले से एम्बुलेंस और सिक्योरिटी तैयार रखें। मैं नहीं चाहता कि गलती से किसी की जान जाए। डीन ने राहत की सांस ली और कहा कि वह सब इंतजाम कर देगा। उसने बस इतना कहा कि किसी की जान नहीं जानी चाहिए। उसे देखकर मुझे एहसास हुआ कि यह डीन चाहे बाहर से कितना भी सख्त और रूखा लगे, भीतर से सच में स्कूल और छात्रों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है। कैफेटेरिया में दृश्य बिल्कुल अलग था। माइजी ने कुछ लड़कों को किराए पर रखा था ताकि वे झांगलिंग को डराएं। वे लड़के घुटनों के बल बैठे भाभी कहकर माफी मांग रहे थे, लेकिन झांगलिंग ने साफ कह दिया कि वह माइजी की गर्लफ्रेंड नहीं है और न ही उनकी भाभी। उसने यह भी ताना मारा कि माइजी के किराए के अभिनेता बेहद नकली लग रहे हैं। माइजी गुस्से से भर गया। उसने झांगलिंग का चेहरा पकड़ लिया और उसे अपमानित करने लगा। तभी मैं बीच में आ गया और माइजी को धक्का दे दिया। वह गरज उठा, क्या तू मेरा मजाक उड़ा रहा है? उसी समय ब्रिकहेड यानी जुआनतो वहां आ पहुंचा और उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। माइजी हंस पड़ा। लगता है अपने साथ ये बड़ा मसलमैन भी बुला लाया है। मैंने ठंडे स्वर में कहा, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। माइजी ने मेरे पीछे खड़े दोस्तों को देखकर ताना मारा, ये 4 कचरे के डिब्बे। गुस्से में मैंने अपनी प्लेट से मापो टोफू उठाया और सीधा उसके चेहरे पर दे मारा। अगले ही पल कैफेटेरिया में अफरा तफरी मच गई। मेरे दोस्तों ने माइजी के गुंडों को घेर लिया। अगले ही पल कैफेटेरिया में अफरा तफरी मच गई। मेरे दोस्तों ने माइजी के गुंडों को घेर लिया। मैं वहां से दौड़ पड़ा और माइजी मेरे पीछे भागा। हम स्कूल के एक सुनसान हिस्से में पहुंचे जहां ईंटों की दीवार खड़ी थी। मैं मुड़ा और उसे देखते हुए कहा, माइजी बताओ आज जमीन पर कौन गिरेगा? माइजी हंसा। उसकी आंखों में घमंड साफ दिख रहा था। क्या तू पागल हो गया है? एक हाथ से भी मैं तुझे हरा सकता हूँ। पुलिस स्टेशन की इंट्रोगेशन रूम में मैं रेडिएटर से हथकड़ी लगाकर खड़ा था। सामने बैठा गंजा डिटेक्टिव और उसके 2 साथी मुझे गौर से देख रहे थे। वो लोग हैरान थे कि एक स्टूडेंट इतना बर्दाश्त कैसे कर रहा है। 2 घंटे बाद वो लोग चले गए। उन्होंने कहा कि अगर टॉयलेट जाना हो तो आवाज लगाना। मैं वहाँ अकेला छोड़ दिया गया। मैं वहाँ जमीन पर बैठकर सोचने लगा। ये शांत माहौल मुझे अच्छा लग रहा था। मैं अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा था, उस डीन ये स्लैप किंग के असली मकसद के बारे में और ताऊजी और शिया शुए के बारे में। अगली सुबह वो गंजा डिटेक्टिव वापस आया। मैंने पिछले 24 घंटे में न खाना खाया था, न पानी पिया था और न ही टॉयलेट गया था। उसने ये देखकर हैरानी जाहिर की। मैंने उससे टॉयलेट जाने की इजाजत मांगी। उसने मुझे खोला और प्रेशर डालना शुरू किया। उसने कहा, जल्दी कन्फेस कर लो। वो स्टूडेंट जिसे तुमने छुरा घुसेड़ा है, वो जब होश में आएगा तो तुम्हारी बात सुनने वाला कोई नहीं बचेगा। मैंने पूछा, मैजी कैसा है? डिटेक्टिव ने कहा, अगर कुछ सीरियस होता तो तुम इतने रिलैक्स नहीं होते। उसने मुझे वापस रेडिएटर से बांध दिया। मैंने पूछा, क्या डीन डायरेक्टर आया था? उसने कहा, वो बिजी है तुम दोनों को स्कूल से निकालने में। फिर उसने बताया, बाहर कई स्टूडेंट्स, लड़के और लड़कियां सुबह से इंतजार कर रहे हैं तुमसे मिलने के लिए, पर इंट्रोगेशन चल रहा है इसलिए वो अंदर नहीं आ सकते। अगर जल्दी मिलना है तो जल्दी कन्फेस कर दो।
ये सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मुझे लगा कि लोग मेरे लिए आए हैं। डिटेक्टिव ने कहा, तुम्हारी लड़कियों में काफी पॉपुलैरिटी है। समझ नहीं आता आजकल की लड़कियां तुम्हारे जैसे स्टूडेंट्स को क्यों पसंद करती हैं। मैंने पूछा, अगर मैं सब कुछ बता दूं तो क्या होगा? डिटेक्टिव ने जवाब दिया, ये विक्टिम की इंजरी और तुम्हारे रिकॉर्ड पर डिपेंड करेगा। तुम्हारा पुराना रिकॉर्ड साफ है, इसलिए शायद 1 महीने की डिटेंशन हो जाए। उसने आगे कहा, तुम्हें बताना ही पड़ेगा, आज दोपहर तुम्हारे पेरेंट्स और स्कूल के टीचर्स यहाँ आ रहे हैं। वो चला गया और बड़बड़ाया, इन टीनेजर्स को न मारा जा सकता है न डांटा जा सकता है। दोपहर को डिटेक्टिव मेरे पेरेंट्स को लेकर आया। मेरी माँ ने दौड़कर मेरे सर पर बंधी पट्टी चेक की और पूछा, हाउ ये क्या हुआ है? मैंने उन्हें भरोसा दिलाया, कुछ नहीं माँ, बस लड़ाई हो गई थी, मैं ठीक हूँ। पुलिस स्टेशन के इंट्रोगेशन रूम में मेरे पेरेंट्स आ गए थे। मेरे पापा बहुत परेशान थे और उन्होंने पूछा, हाउ बताओ क्या हुआ? क्या स्कूल में किसी ने तुम्हें बुली किया? क्या तुमने मजबूरी में हाथ उठाया? सामने बैठा गंजा डिटेक्टिव बोला, ये लड़का बहुत जिद्दी है, कुछ बोलने को तैयार नहीं है, वह रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डर रहा है। उसने मेरे पेरेंट्स को चेतावनी दी कि अगर कुछ सीरियस हुआ तो कंपेंसेशन देना पड़ेगा और फ्यूचर खराब हो जाएगा। मेरे पापा ने घबरा कर कहा, हाउ ने मुश्किल से चेंगनान हाई स्कूल में एडमिशन लिया है, अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड बन गया तो उसका क्या होगा? तभी स्कूल के टीचर्स और ऑफिशियल्स आ गए। वो बहुत गुस्से में थे। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, स्टूडेंट ने नाइफ यूज किया है, ये बहुत सीरियस क्राइम है, स्कूल इसे कभी माफ नहीं करेगा, हमें इसे एक्सपेल कर देना चाहिए और सख्त सजा देनी चाहिए। डिटेक्टिव मुझे अलग कमरे में ले गया। उसने कहा, अगर तुमने सच नहीं बताया तो हम मान लेंगे कि तुम खून ऑपरेट नहीं कर रहे, सजा और बड़ी हो जाएगी। अचानक दरवाजा खुला और एक खूबसूरत लड़की अंदर आई। उसने डिटेक्टिव को लीगे कहा और मुझे अपना छोटा भाई बताया। डिटेक्टिव हैरान था पर चला गया। वो लड़की मेरे पास आई और डांटने लगी, तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? यू चेंगफेई ने तुम्हें क्या कहा था? बाहर सब तुम्हारी फिक्र कर रहे हैं। मैंने पूछा, तुम कौन हो? वो शॉक हो गई। तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ? मैं यू चेंगफेई की गर्लफ्रेंड हूँ, नानन। मैंने तुरंत पहचाना। ओह, तो तुम ही साओजी भाभी हो। लेजेंड सुना था तुम्हारे बारे में, तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। उसने मेरे गाल खींचे और कहा, साओजी बोलो, साओजी, ये सुनने में अच्छा लगता है और लोग डर जाते हैं। मैंने माना, साओजी, मैंने जानबूझकर ऐसा किया। मैं टेस्ट कर रहा था कि क्या हमारा डीन डायरेक्टर मुझे बचाएगा। अगर स्कूल ने मुझे प्रोटेक्ट किया होता तो शायद मुझे एक्सपेल नहीं किया जाता। नानन ने गुस्से में मेरे सर पर हाथ मारा। तुम पागल हो क्या? यू चेंगफेई ने सब क्लियर कर दिया था। तुम उस टीचर पर भरोसा कर रहे हो जो तुम्हें स्कूल से निकालना चाहता है। तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी। मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत था। मैंने कहा, साओजी, गलती हो गई, माफ कर दो। ऑफिस में नानन, जो यू चेंगफेई की गर्लफ्रेंड है, मुझे डांट रही थी। वह बहुत गुस्से में थी कि मैंने इतनी देर तक सच क्यों नहीं बताया। उसने कहा, तुम्हें पता है तुम्हारे पेरेंट्स बाहर कितने परेशान हैं। मैंने अपनी चुप्पी की वजह बताई। मुझे 2 चीजों की चिंता थी। पहली, अगर मैं सच बोलता तो मेरे पेरेंट्स को क्या लगता, और दूसरी, अगर मैं सच बोलता तो युआन शाओ को पुलिस पकड़ लेती। नानन ने सिर हिलाया और कहा, पागल लड़के, क्या तुम्हें लगता है यू चेंगफेई बिना प्लान के तुम्हें ऐसा करने देगा? हमने ये प्लान इसलिए बनाया था ताकि तुम्हें स्कूल से निकाला ना जाए। युआन शाओ ने जानबूझकर ऐसा अटैक किया है कि मैजी को ज्यादा चोट ना लगे। ये सिर्फ पैसों का मामला है, बस कंपेंसेशन देना पड़ेगा। तुम बस जाकर सच बता दो, बाकी हम संभाल लेंगे। मैं समझ गया। मैं इंट्रोगेशन रूम में वापस गया। वहाँ मेरे पेरेंट्स, टीचर्स और वो गंजा डिटेक्टिव लीगे मौजूद थे। डिटेक्टिव ने कहा, चलो अब बताओ क्या हुआ था। अपने पेरेंट्स और टीचर्स को भी सुनने दो। मैंने वो कहानी सुनानी शुरू की जो हमने प्लान की थी। मैं दोस्तों के साथ कैंटीन में खाना खा रहा था। तभी मैंने देखा कि मैजी एक लड़की को परेशान कर रहा था। उसने लड़की का चिन पकड़ लिया था। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसे रोकने गया। मैजी ने मुझसे लड़ाई शुरू कर दी। क्योंकि वो ताकतवर था, मैं भाग गया। मैं कैंटीन के पीछे वाली दीवार तक पहुंचा। वहाँ रास्ता बंद था। अचानक दीवार से एक अनजान लड़के ने छलांग लगाई। उसने मैजी को छुरा घुसेड़ दिया। छुरा वहीं फेंका और भाग गया। मैंने एक्टिंग करते हुए कहा, मैं डर गया था। मुझे लगा वो रहस्यमय लड़का मुझे भी मार देगा या बाद में बदला लेगा, इसीलिए मैं डर के मारे चुप रहा। डिटेक्टिव ने गौर से सुना और पूछा, क्या ये सच है? मैंने हाँ में सिर हिलाया और कहा, छुरा चेक करो, उस पर उस लड़के के निशान होंगे, मेरे नहीं। डिटेक्टिव ने सबको रूम से बाहर जाने को कहा। जब हम अकेले हो गए, उसने पूछा, क्या नानन ने तुम्हें ये कहने को कहा था? मैंने मना किया और कहा, नहीं, मैंने सच बोला है, आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। कुछ देर बाद डिटेक्टिव वापस आया। उसने कंफर्म किया कि छुरे पर मेरे फिंगरप्रिंट्स नहीं है। उसने कहा, तुम जा सकते हो। मैं स्कूल को एक स्टेटमेंट दूंगा ताकि तुम्हें एक्सपेल न किया जाए। अब तुम फ्री हो। गाइस, मैंने सीजन 1 कंप्लीटली खत्म कर दिया। एक भी एपिसोड बाकी नहीं रहा। लेकिन यार, दिल की बात बताऊं, इस एनीमे को देखकर एक अलग ही जलन हो रही थी मुझे। मेरे स्कूल टाइम में हम जैसे लोगों को देखता भी नहीं था, और अब इन लोगों को देखो, 3-4 गर्लफ्रेंड्स के साथ घूम रहा है। हर दिन एक नई गर्लफ्रेंड, और ऊपर से इतना सुंदर कैसे भाई, समझ नहीं आ रहा। थोड़ी देर तक तो सच में जल गया था मैं, पर फिर सोचा कोई बात नहीं यार, मेरे सब्सक्राइबर्स के पास भी अभी तक गर्लफ्रेंड नहीं है, इसलिए दिल को थोड़ी सी खुशी भी मिल गई। बस अब मैं भागता हूँ, मुझे भी गर्लफ्रेंड ढूंढने जाना है भाई लोग। वैसे कोई दिल पर मत लेना भाई, मगर तुम लोग दिल में तो कोई है ही नहीं। छोड़ो, ये सब बात रहने दो। मैं थोड़ा हाइपर हो गया था।